सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजय और दोबारा से आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th के बच्चों के लिए दोबारा से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी हिस्ट्री की। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑल यू नो दैट कि कुछ भी भाई नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी नया रिवाइज्ड अपडेट करिकुलम आया है क्लास 12th के बच्चों के लिए, उसमें सारे के सारे चैप्टर आ रहे हैं। तो दिल्ली के अगर स्कूलों की बात करें तो अभी स्कूल बंद पड़े हैं, या हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें जहाँ पे सीबीएसई पैटर्न आता है तो वहाँ पे सारे स्कूल बंद पड़े हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। तो दोस्तों अगर कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं तो आई होप अगर कोरोना पे हम जल्द ही इस पर काबू पा लें तो स्कूल भी खुलने के चांस है। देखो, ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, दोनों में आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई बहुत डिमांड के बाद फाइनली तुम्हारा भाई विजय नए सीरीज के साथ आ चुका है तहलका मचाने। वीडियो को एक नए लेवल पे मैंने इसे बनाया है, तो हम उस चीज़ को पूरी तरीके से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो क्लास 12th के बच्चों के लिए ये पहला पार्ट है। ओके, वीडियो की सीरीज़ आती रहेंगी और मैंने सिर्फ ये पहला पार्ट आपको दिखाने के लिए बताया है कि भाई हम इस यूपीएससी के लेवल तक की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि क्लास 12 के बच्चे जो हिस्ट्री में उनको बहुत ही ऐसा लगता है ये हिस्ट्री इतना टफ चैप्टर है, बट मैंने उसको इतना की नोट के साथ बताने की कोशिश करी है कि आपको देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा। बिकॉज क्लास 12th के बाद बहुत से बच्चे कंपटीशन लेवल की चीज़ें की तैयारी करते हैं, तो मैंने उसको इतना कनेक्ट करने की कोशिश करी है। ना तो मैंने उसको बिल्कुल अपर लेके गया हूँ मैं वीडियो को कि आपको बिल्कुल हाई लेवल की चीज़ें लगेंगी, और ना मैंने उसको बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से सफिशेंट रखा है। तो क्लास 12th के बच्चों के लिए हिस्ट्री की सीरीज़ में पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जैसे आप ब्रिक्स, ब्रीड्स एंड बोन्स बोलते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इस चैप्टर का नाम बदल चुका है। वो क्या है वो आपको मैंने जब बताई थी उसके बारे में, आपके क्या कहते हैं, जब मैंने बताया था करिकुलम रिवाइज्ड में सिलेबस में कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा आ रहा है, तो उसे मैंने आपको बता रखा था, वहाँ जाके वॉच आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये चैप्टर पूरी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पूरे इतिहास से रिलेटेड है। तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और बिल्कुल जहाँ जहाँ तक इसकी आकांक्षा है, प्रिडिक्शन, और मैं कह सकता हूँ कि जितना भी और छोर है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब आवर चैनल। और अदरवाइज़ आप चैनल के अलावा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम है आपके लिए, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, ट्विटर है। टेलीग्राम पे बच्चों को हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद ट्विटर के जो आपका इंस्टाग्राम है उसमें हम बच्चों को जो भी रिलेटेड क्वेरीज होती है वो पूरी करने की हम कोशिश करते हैं। तो भाई इसके साथ जल्द ही जुड़ने की कोशिश करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप फटाफट, इतने होशियार तो आप हो ही कि आप फाइंड आउट भी कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या बदलाव आए हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट बाय क्विक रिवीजन। और बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा भाई। मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाने की कोशिश करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लीजिए, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट आए थे उनके अनुसार इसका पीरियड लगभग बोला जाता है कि 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के टाइम पीरियड की बात है। आर्कियोलॉजिस्ट को भी नहीं पता है एग्जैक्ट टाइम पीरियड। उन्होंने जो बताया है एनसीईआरटी की बुकों में जो लिखा है, यूपीएससी के एस्पिरेंट जो स्टूडेंट तैयारियां करते हैं उनके हिसाब से अगर हम अजम्पशन लेके चले तो लगभग इतना ही इसका टाइम पीरियड आता है। ओके, सो अब क्योंकि क्लास 12th के बच्चों को पूरी तरीके से ज़्यादा डीपली नहीं बताया जाता, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डीपली समझिए उसको। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले आपने अर्लियर
हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे आप पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं अर्लियर, ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे 2600 बीसी के टाइम पीरियड पे ह्यूमन ने एक प्लेस पे रह के सेटलमेंट करना चालू कर दिया था। दिस इज कॉल्ड द प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। प्रारंभिक बिल्कुल शुरुआत जब इंसान आइसिस से पूरा हुआ, आइसिस के बाद वो किसी एक प्लेस पे रुका, उसने खेती करनी चालू करी, थोड़ी बहुत चीज़ें समझना चालू करा, दिस इज कॉल्ड द अर्ली पीरियड। एंड मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन वो है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी। इसे परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता बोलते हैं, परिपक्व, यानी कि ये 12th क्लास के एनसीईआरटी के स्टूडेंट के लिए ये है। उसके बाद आगे और स्टडी करी गई, देन वो लेटर आई, उत्तर हड़प्पाई। लेटर इट मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि जब इन लोगों ने सही तरीके से घर मकान, उसके बाद एग्रीकल्चर, हंटिंग, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, मैं ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि बिजनेस के लिए समुद्र के रास्तों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, वो लेटर हो गया, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये सब अंदाज़ा है भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, बस हमने अपने स्टडी को और इजी बनाने के लिए इसको टाइमलाइन की कैटेगरी में बांट दिया है। पर क्लास 12 के बच्चों के लिए ये जो टाइम पीरियड है, कौन सा, ये वाला टाइम पीरियड, मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई मैं तो उसी के लेवल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चे हिस्ट्री को मतलब कैसे रटने की कोशिश ना करें। मैंने इसको ऐसे बनाने की कोशिश करी है कि आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो मिच्योर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन है। लगभग ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिच्योर का टाइम पीरियड तो हमें पता चल चुका है, BCE, AD की बात नहीं हो रही है, BCE की बात हो रही है। तो लगभग ये आप इलाका देख सकते हैं जहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादातर हमें देखने को मिला था जब हमने अर्ली टाइम पीरियड में इसको खोजने की कोशिश करी थी। जब मैं कह सकता हूँ कि जब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था तो हमने इस वाले हिस्से पे बहुत खोजा। देन फिर हम जब पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर हमने इधर के इलाकों में खोजने की शुरुआत कर दी। मतलब ये वो इलाके हैं जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी मेन साइट पाई जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंध नदी जो है, ये इंडस रिवर जो है, ये नदी जा रही है, इंडस रिवर, फिर ये झेलम आ गई, फिर ये चेनाब आ गई, रावी आ गई, सतलुज आ गई, है ना, घाघर आ गई, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। देखो अर्ली सेटलमेंट तो नदियों के पास ही तो बसेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला था क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो है इंडस नदी के पास बस रही है। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेटलमेंट हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्लास 12 एंड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ज़्यादा साइट्स नहीं पढ़नी है। इतनी सारी साइट्स अगर आपने पढ़ ली ना तो आप, मैं कह रहा हूँ, आप गंगा नहा लेंगे इस बार। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपको सारी साइट्स पता चल गई है। मैंने सिलेक्टेड 16 साइट इसमें लिखी हुई हैं, जिसमें 16 इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली है। हालांकि बस्तियाँ, सेटलमेंट बहुत सारी मिली, इतना सारा क्यों पढ़ना है हमें, हमें मिच्योर मेन चीज़ें पढ़नी है। मैं कह सकता हूँ कालीबंगन है, लोथल है, राखीगढ़ी है, धोलावीरी है, रोपड़, हप्पन, है ना, उसके बाद ये अमरी है, बालाकोट है, कोटदीज है। मतलब भाई आप जब अब आफ्टर 12th क्लास देखेंगे ना तो आप याद रखेंगे यार ये वीडियो कितनी यूज़फुल है यार। मतलब इतना 12th क्लास में है और क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता है, हमें कहाँ से मिलेगा इतना सारा कंटेंट। तो तुम्हारा ई पाठशाला चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए इसे। इतनी सारे चीज़ें मिल रही हैं आपको, इतने शॉर्ट में मिल रही है और बिल्कुल एनालाइज करके मिल रही है। तो सोचिए आप क्या इस बार तहलका कर सकते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट साइट आई होप आपको क्लियर होगी। पूरी बुक के अंदर ही इंपॉर्टेंट साइट है। मैं आपको बहुत ही मतलब ऐसे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बिल्कुल आपको मज़ा दे देगी। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट साइट हमें क्लियर हो गई। ये है मतलब कि पूरी बुक के अंदर इसी के बारे में पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं हम लोग, हमने मतलब क्या करा कि देखो, क्योंकि इतनी सारी साइट्स हैं, किताब में तो ऐसा बस रट के ऐसा लिख रखा है कि बस आप पढ़ते रहो तो पागल हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये जो 16 साइट्स बताई है ना, इसका और निष्कर्ष निकाल के मैंने इसमें पूरी डिटेल्ड बता दी। डिटेल क्या बता दी कि बता ये दिया कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, उसके बाद ये जितनी भी साइट्स हैं, मेन साइट जितनी भी हैं, इन साइटों को ढूंढा किसने था?
ढूंढा किसने था ये लिखवा दिया मैंने इसके अंदर, ढूंढा किसने था। और साइट को जब ढूंढा गया था किस ईयर में ढूंढा गया था, और साइट को ढूंढने के बाद उसकी क्या क्या खासियत थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले लिख दी। मतलब ये चीज़ तो आपके लिए ऐसी गोल्डन चीज़ है ना कि आप तो बस इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें जितनी भी साइट्स मिलती हैं, अगर मैं ये कहूँ कि यार हड़प्पा सभ्यता के लोग सूअर का पालन करते थे, हड़प्पा सभ्यता लोग भैंस पालते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग अंडा खाते थे, या मैं कहता हूँ गेहूँ उगाते थे, या कुछ भी शतरंज खेलते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो उसके कुछ ना कुछ सबूत तो मिले होंगे ना। मतलब जितने भी 16 सेटलमेंट्स हमने पढ़े उसमें कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे। अगर वो सबूत मिले तो कहाँ कौन से मिले और किसने ढूंढ के दिखाए, वही तो चीज़ है ये। तो मतलब इतना शॉर्ट मैंने बता दिया आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये चीज़ लिख लेनी है। आपका जो क्लास टीचर है वो भी कहेगा कि भैया कहाँ से पढ़ रहा है, कहाँ से तू स्टडी कर रहा है ये, तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है। ओके, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में बता दी है। अब यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन या इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। अब क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता है हमारे देश में, क्योंकि 2600 बीसी के लिए 1900 बीसी का टाइम पीरियड है ये, तो इतने सारे लोग फिर हमारी कंट्री के अंदर आए, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मुग़ल आए, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, उससे पहले कितने हिंदू राजा, मराठा, राजपूत, कितने लोगों ने मतलब समय समय पर राज करते रहे। देन फाइनली इतने लंबे समय के बाद भारत के अंदर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके इसको एनालाइज करने की कोशिश करी, और यहाँ पे मैंने मेजर डेवलपमेंट में पूरा ये बता दिया है कि जब भारत के अंदर अंग्रेज लोग आए थे 1875 से, वैसे तो 1857 में क्रांति हुई थी, वो भी आपको बताया जाएगा आने वाले वीडियो के अंदर। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत में रूल करना चालू कर दिया था। उसके बाद उनको लगा कि यार हमें इंडियंस के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ें उनको ढूंढने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वाई मैंने पूरी टाइमलाइन बता दी है, पूरी टाइमलाइन बता दी है आपको कि किसने क्या क्या करा था। अलेक्जेंडर कनिंघम पहला बंदा जिसने हड़प्पन सील दैट मीन्स मोहरों को ढूंढा, कब ढूंढा? 1875 में। 1825 में 1925 में जॉन मार्शल ने पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में अनाउंस करके दिखाया। उसके बाद 1925 में पहली बार मोहनजोदड़ो जो है एक्सकवेशन पे, दैट मीन्स उसकी खुदाई करी गई। 1944 के अंदर REM व्हीलर ये पहले डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के। तो ये चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको ई पाठशाला के चैनल पे ही इतना इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अदरवाइज़ आप गाइड उठाए, कुंजी उठाए, 10 लोगों की वीडियो देख ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1946 के अंदर REM व्हीलर ने दोबारा से हड़प्पन को एक्सवेट करना चालू करा। उसके बाद SPR राव, ये सब मैंने बताया हुआ है, लोथल को कैसे ढूंढा उन्होंने। उसके बाद BB लाल है, इंडिया के हैं, उन्होंने कालीबंगन को कैसे ढूंढ के दिखाया। धोलावीरी कैसे ढूंढा गया, किसने ढूंढा, कौन से ईयर में ढूंढा। ये पूरा वो वाला टाइम पीरियड है जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने कहा कि यार हमें जानना चाहिए कि इतनी पुरानी सभ्यता है, ये आए कैसे, कैसे राज किया इन्होंने, क्या क्या चीज़ें उगाई। क्योंकि देखो अर्ली क्रिएचर इस धरती पे कब आया किसी को नहीं पता, लेकिन हमें राजा रजवाड़े के बारे में रिटन प्रूफ मिलते हैं तो उसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए कि इतने पुराने टाइम पीरियड में इन लोगों ने एग्रीकल्चर किया कैसे। सो ऑल वी नो दैट दिस इज अजम्पशन। ये सिर्फ एक मैं कह सकता हूँ कि बस जो चीज़ें मिल रही है ना उस पर इन सभी लोगों ने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। तो भाई ये नोट्स हैं आपके लिए, गोल्डन नोट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। अब भाई इस वीडियो पे अगर मुझे 100 लाइक मिल गए ना, 100 लाइक की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको अगली वीडियो ज़रूर धमाकेदार देने वाला हूँ। इसका जो अगला पार्ट होगा आप कहोगे कि मज़ा आ गया वीडियो देख के। अब बिगिनिंग की शुरुआत करें, अब चैप्टर शुरू हो रहा है। ये सारा मैंने मोटा मोटा पूरा ओर छोर बता दिया कि कहाँ से कितना है, क्या क्या है। अब आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, उन्होंने इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट बनाया जिसका मेन काम होगा खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद भारत में पता करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी साइड है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जा रही है। समय समय पे अलग अलग बंदे आते हैं, लेकिन वो इलाका इतना ही कवर किया जाएगा, ठीक है ना।
ये पूरा इलाका है। बिगनिंग की अगर बात करें तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, कृषि के अलग अलग काम देखने को मिलते हैं, हमें पेस्टोलिस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलते हैं, मतलब किसी ने यहाँ पे खेती करी फिर वो वहाँ चला गया फिर वहाँ चला गया, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। और हमें कुछ क्राफ्ट चीज़ें भी देखने को मिलती है। मतलब ये बिल्कुल फिक्स नहीं था पर ये चीज़ें मिली थी हमें, तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि लोग एग्रीकल्चर भी करते होंगे। एग्रीकल्चर का अंदाज़ा हमने कैसे लगाया है कि कहीं हमें चावल के दाने मिल गए, भूसे के दाने मिल गए, उससे हमने अंदाज़ा लगाया। मिट्टी का कैसे अंदाज़ा लगाया, मिट्टी के बर्तनों का कि मिट्टी के बर्तन के छोटे छोटे सेल्स कहीं होंगे, मोती के कुछ, अगर वो कुछ पहनते होंगे तो उनके कुछ बीड्स होंगे, वो कैसे इस्तेमाल करते थे वो होंगे। तो सब ये किस पे था, सब ये अंदाजे पे बता रहे थे ये लोग कि इतनी इतनी सारी चीज़ें थी। और दूसरी बात ये कि अर्ली टाइम पीरियड में जो सेटलमेंट हमें मोहनजोदारो में, कोच डी में, है ना, कोजी दीजी में मिली है, उन सब में हमें ये देखने को मिला है कि स्मॉल साइज़ रूम है, कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे द्वारका की कॉलोनी बनाई हुई थी उन लोगों ने। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने की सीढ़ियाँ मिली थी उन लोगों को। उन्होंने उससे ही अंदाज़ा लगाया कि हाँ यार शायद से सेकंड फ्लोर भी होता होगा। मतलब इतना बड़ा इलाका वेल सेटल्ड मिला उन लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्मॉल साइज़ ऑफ रूम थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पे अमीर और गरीब लोग होंगे, सब अंदाज़ा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ पेपर के अंदर आई हुई है। अर्ली और मेच्योर्ड हड़प्पन कल्चर की बात करें तो इन्होंने बताया कि सिंध और चोलिस्तान, सिंध मतलब जो पंजाब का इलाका है, चोलिस्तान मतलब जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ के आसपास के इलाकों में, मतलब इधर के आसपास के इलाकों में, ये इंडस रिवर अगर आपको दिखाई दे रही है, इस रिवर के आसपास के इलाकों में उन्होंने बताया कि यार कम से कम टोटल नंबर ऑफ साइट जो उन्हें मिली है, सिंध में 106 और चोलिस्तान में 239, जिसमें से जो लास्ट ईयर बच्चों के एग्जाम में आया था वो मिच्योर साइड का आया था। देखिए मिच्योर साइड, देखो मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मिच्योर साइड पूछ लेते हैं एमसीक्यू के अंदर कि अब बताइए कितनी मिली थी चोलिस्तान के अंदर, तो 136। अब चोलिस्तान के अंदर अगर इतनी मिली थी तो उनमें से क्या कहते हैं सिंध में कितनी मिली, चोलिस्तान में कितनी मिली, वो सारी चीज़ें पूछ लेता है एग्जामिनर। लेकिन इस साइड से अंदाज़ा लगाया, जब इतनी सारी बस्तियां वहाँ मिली तो उन्होंने कहा कि ये सेटलमेंट बिल्कुल छोटे छोटे थे, कोई लार्ज सेटलमेंट नहीं था, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई गई थी, क्योंकि लोहा ही नहीं था ना। लोहा होगा तो पिल्लर खड़ा होगा, पिल्लर खड़ा होगा तो लेंटर डलेगा, फिर उसके ऊपर बनेगा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि छत शायद से लकड़ी की डाली जाती होगी और उसके ऊपर कुछ सामान रखने का करा जाता होगा। ये तो आज भी हम देख सकते हैं, ये चीज़ें हम आज भी मान सकते हैं कि ऐसा होता है। तो ये चीज़ें थी, सबसे शुरुआत में अंदाज़ा लगाई गई, सबसे शुरुआत में ये सारी चीज़ें मिली। ये मैंने जो आपको मैंने जो ये अंडरलाइन करके चीज़ें दी हुई हैं, इन पे फोकस करिएगा, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस मत करिएगा। अब सब्सटेंस की बात करें, सब्सट्रैट स्ट्रेटेजी, अगर वो लोग उस टाइम पीरियड पे चीज़ों को क्या कहते हैं इकट्ठा करते होंगे तो कैसे करते होंगे। नंबर 1 हंटिंग, शिकार करके या इकट्ठा करके। नंबर 2 है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन दैट मीन्स एग्रीकल्चर। पेस्टोलिज्म मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स लोगों को बांट देना। तो ये 4 तरीके थे सबसे ज़्यादा पाए गए अर्ली टाइम पीरियड पे। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करी जा रही है, चाहे वो मेच्योर लोग होंगे, लेकिन वो लोग करते क्या थे। देखो कल्टीवेशन तो चलो मान लेते कि खेती करते होंगे, क्योंकि खेती के कुछ प्रूफ हमें मिले थे। अगर खेती नहीं भी होती होगी तो भाई वो लोग हंटिंग भी तो कर सकते हैं। हंटिंग के लिए वो किसी का शिकार कर सकते हैं, मछली है उसे मार के खा सकते हैं, जो आज की डेट में भी हम लोग करते हैं। पेस्टोलिज्म का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करना, वो आज भी इंसान करता है। रोटी कपड़ा मकान की तलाश में हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वैसे ही जाते रहते हैं। तो क्या ये लोग नहीं जा सकते थे? जाने का प्रूफ हमें मिला है। हमें कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले जो एक प्लेस पे मिले, वही चीज़ दूसरे प्लेस पे मिली है। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हाँ ये लोग करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही हो गया कि भाई सूखी चीज़ें इकट्ठा कर लेना और बाद में अपने ही कम्युनिटी के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये चीज़ें होती थी। तो इस हिसाब से भोजन के लिए बहुत सारी चीज़ें पाई गई। जैसे कई पौधे पाए गए, पौधों से अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ यार ये पौधे यहाँ पे मिलते थे, तो इस पौधों को तो आज भी इंसान खाता है, तो उस समय भी खाता होगा। हमें एनिमल्स के फॉसिल्स मिले, फिशिंग के फॉसिल मिले, एग्रीकल्चर की चीज़ें मिली है, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ भाई ये लोग ये सारी चीज़ें करते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। अब टाइप्स ऑफ फूड्स अवेलेबल है, तो टाइप्स ऑफ फूड्स वहाँ पे कैसे कैसे अवेलेबल थे, तो भाई या तो प्लांट में मिलेंगे। प्लांट में क्या क्या चीज़ें मिल सकती है, प्लांट में आप देख सकते हो वीट्स मिल सकता है, बार्ले मिल सकता है ना, गेहूँ है, उसके बाद मटर है,
इनकी चीज़ें प्रूफ मिली है हमें। और उसके बाद एनिमल प्रोड्यूस में कैसे हमें पता चला, हाँ मिलेट्स है, राइस है। एनिमल्स के हमें पता चला कि हमें हड्डियाँ मिली, हड्डियाँ कैटल्स की मिली, फिश की, शीप की, गॉट की, बुफेलो की, पिग की। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि अगर इनकी हड्डियाँ मिल रही है तो या तो इन्हें खाते होंगे या तो इन्हें पालते होंगे, सिंपल सी बात है। तो इन सभी चीज़ों से हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इतनी मिच्योर थी, इतनी खतरनाक थी, जो सही मायने में मतलब कहने का मतलब ये है कि यार ये सही मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रही होगी कि इतने तरीके से ये लोग फूड को क्या कहते हैं कवर किया करते थे। और ये सारे प्रूफ है, ये सब आपकी उसमें लिखा हुआ है। और मैंने सबसे शुरुआत में बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी। ओके, दूसरा अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर, क्योंकि बोन्स हमें मिले ना, हमें हड्डियाँ मिली, तो अगर एग्रीकल्चर की टेक्निक इनके पास थी तो एग्रीकल्चर की टेक्निक इनके पास कैसी रही होगी। तो एग्रीकल्चर की टेक्निक हम बोल सकते हैं टेराकोटा से हमें पता चला। हमें स्क्रप्चर्स मिले, हमें मूर्तियाँ मिली, मूर्तियाँ कुछ ऐसी मिली। ये मूर्तियाँ हमें स्टंप में भी देखने को मिलती है, स्टंप में, और कुछ खिलौने भी हमें देखने को मिलते हैं। टेराकोटा, टेराकोटा एक तरीके की मिट्टी होती है भाई, ठीक है ना, मिट्टी है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, मिट्टी है। टेराकोटा कोई जगह नहीं है बच्चों, बहुत से एग्जामिनर बोलते हैं, मैडम बोलती है, टीचर बोलती है, बट भाई टेराकोटा इज अ क्ले, एक ऐसी है जो क्या कहते हैं गरम आग में उसे भुनी गई है और भुनने के बाद ऐसे खिलौने बनाए जाते हैं, जो आज भी आपकी कॉलोनीज के अंदर या आप किसी म्यूजियम में जाएंगे, टेराकोटा के आज भी हमें मिट्टी से बने हुए खिलौने मिलते हैं। तो ऐसे कुछ सबूत मिले हमें, तो इससे हमें पता चला कि हाँ यार एग्रीकल्चर की जो टेक्निक थी ना, जो टेक्निक थी, टेक्नोलॉजी, वो शायद से इस्तेमाल करी गई होगी। अगर ऐसे खिलौने मिल रहे हैं तो ऐसे खिलौने क्यों मिल रहे हैं, खामी का तो मिलेंगे नहीं। और अगर हमें ये बैल मिल रहा है, हमें भैंस मिल रही है ऐसी बनी हुई, तो या तो इस भैंस की हमें हड्डियाँ मिली, या तो भैंस को खाते होंगे, नहीं तो फिर क्या कहते हैं वो खेती करते होंगे, कुछ तो करते होंगे ना। तो ये अंदाज़ा था, ये अंदाज़ा था। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये सबूत, हमें क्या कहते हैं सेल खड़ी के स्टंप भी मिली थी जिसमें ऐसे बैल बने हुए थे, तो क्या पता इनको पूजते भी होंगे। तो ये सब एजम्पशन था और ऐसा होता है। तो इस हिसाब से हमने ये देख लिया कि भाई ये जो बैल हमें मिला वो या तो प्लोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, मतलब खेती के लिए, और या तो इनको पालते होंगे, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पालते होंगे यार, एग्रीकल्चर के लिए आज की डेट में भी हम अगर एंशिएंट टाइम पे चले जाए तो भाई लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, ऑफ कोर्स कर सकते थे। तो ये सबूत थे, इसके हिसाब से भी चीज़ें मिली। अब मैं इन सब चीज़ों की एविडेंस बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एविडेंस मतलब सबूत हमें कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के मिले। ये मैंने नया मैप इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने पूरा बता रखा है कि ये देखो अर्ली साइट्स बिलोंगिंग ऑफ फार्मिंग, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको तिकोना सा मिलेगा यहाँ मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है। ये साइट्स है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये साइट्स है जो कल्चर से रिलेटेड है, ये साइट्स है जो मॉडर्न सिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये वो इलाके मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके बाद अगर खेती हो रही है तो कैसे हो रही है, क्या सबूत है खेती हो रही है, तो वो सबूत है। एविडेंस की अगर बात करें, अगर हम कैसे हमने बोल दिया कि एग्रीकल्चर होते होंगे, तो हमें प्लोड फील्ड मिली थी, मतलब जुते हुए खेत मिले थे, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। अब लोकेशन की बात करें कि लोकेशन कहाँ कहाँ मिली हमें चौलिस्तान यानी कि पाकिस्तान आज का, बनावली यानी कि हरियाणा आज का, कालीबंगन यानी कि राजस्थान आज का, यहाँ पे हमें ऐसे खेत जुते हुए मिले, मतलब वहाँ खुदे हुए खेत मिले, जिससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे खेती हो रही थी, तो यहाँ पे खेती हो रही होगी, है ना। तो ये एक लोकेशन थी। दूसरा जगह, अगर खेती हो रही है इन इलाकों के अंदर, अगर खेती हो रही है तो खेती क्यों हो रही है, क्योंकि ये इलाके कैसे थे, सेमी एरिड रीजन। ये तो ज्योग्राफी जो बच्चा पढ़ता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ये इलाका अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क मतलब ना तो मिट्टी ज़्यादा गीली है, ना तो मिट्टी ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी खुरदुरी सी है, ना तो ज़्यादा ठोस है, मतलब सेमी एरिड है। वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। आप देखते हो ना, जहाँ जहाँ पे पानी जा रहा होता है वहाँ की मिट्टी में नमी होती है, एलुवियल सॉइल बन जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो इलाके थे यहाँ पे एग्रीकल्चर किए जा सकते थे। तो ये एक प्रूफ हमें मिला, इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई ये चीज़ें होती होंगी। दूसरा, अगर ये लोग एग्रीकल्चर करते थे तो वाटर रिजर्व भी हमें देखने को मिले, मतलब पानी जहाँ से लाते होंगे वो चीज़ें हमें देखने को मिली। हमें शोतोगाई यानी कि जो अफगानिस्तान है यहाँ के ऊपर के इलाकों के अंदर, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं वो मिला, कैनाल मिली। दूसरा, धोलावीरी गुजरात, उसमें हमें
एम्बैंकमेंट मिला। एम्बैंकमेंट मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गांव के अंदर तालाब बना देते हैं ना, कि बारिश होएगी पानी भर जाएगा वहाँ पे और आसपास का इलाका फर्टिलाइज रहेगा, पानी बाद में इस्तेमाल करना तो वहाँ से इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आज भी गांव जैसे इलाकों में होता है, तमिलनाडु जैसे इलाकों के अंदर आज भी एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, राजस्थान है वहाँ पे भी आज भी बनाया जाता है। तो इसके सबूत हमें मिले धोलावीरी के अंदर कि वहाँ पे क्या कहते हैं ऐसा कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये आपके बुक के अंदर 1.5 फिगर के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे पानी स्टोर हो सकता था, इसके सबूत हमें मिले। यानी कि एग्रीकल्चर होता होगा जब भी तो ये लोग पानी का इस्तेमाल करते होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आज की डेट में आपका मोटर है, आपने मोटर ऑन करी और आपका पानी धड़ल्ले से आ रहा है, आप नहा रहे हो मोटर से, पानी धो रहे हो मोटर से, तो ये चीज़, सॉरी पानी धो रहा, गलत चीज़ से हो गया, लेकिन मतलब जो भी आप समझ गए होंगे भावनाओं को, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो भाई देख सकते हो कितना मतलब हमने शॉर्ट में बता दिया इसे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मुझे 100 लाइक मिल गए इस वीडियो के अंदर तो ही मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब इक्विपमेंट फॉर मेकिंग फूड, अब ये भी देखा गया कि अगर ये लोग एग्रीकल्चर करते होंगे तो हमें ऐसे इक्विपमेंट देखने को मिले जिससे ये लोग खाना भी बना रहे थे। इक्विपमेंट भी था इनके पास, देख सकते हो कौन सा, ग्राइंडिंग भी था, मिक्सिंग भी था, ब्लेडिंग भी था और कुकिंग भी था। मतलब ग्राइंडिंग मसाला पीसने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए, ब्लेडिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर। जैसे कि ये स्टोन, मेटल और टेराकोटा के बने हुए थे। ये स्टोन का है और ये आप देख सकते हो मेटल का है और टेराकोटा का चीज़ें हैं। इन चीज़ों से हमें पता चला कि भाई कॉपर भी इसमें है भाई, ठीक है, कॉपर की भी चीज़ें हमें देखने को मिली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। भाई हमने बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए तो इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में इतना ही कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भाई इन सब चीज़ों के साथ ज़रूर जुड़े, मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जितने भी हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, ज़रूर रिप्लाई करके बताइएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स सी अब आपका रिस्पांस कैसा होता है। अगर मुझे 100 लाइक मिल गए इस वीडियो के अंदर तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगला पार्ट आज ही आएगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।